नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज की दस्तक गुवाहाटी से, उसी शहर से जहां पर वो विधायक मौजूद हैं जिनके कारण महाराष्ट्र की वो सियासी भूकंप है। सूर्य का उदय होता है पूरब से और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के साथ ही सूर्य के उस उदय की खूबसूरत तस्वीर देखने के लिए मिलती है। लेकिन क्या यही शहर, यही राज्य तय करेगा कि सत्ता का कोई नया सूर्योदय महाराष्ट्र में भी होने वाला है? वैसे हम ये कहें कि राजनीति में 2 दूनी 4 नहीं होता है, बल्कि या तो 3.5 होता है या फिर 5 होता है, तो गलत नहीं होगा। तो आज दस्तक में हम खास निगाह इन सारी चीजों पर डालेंगे, क्योंकि ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। संजय राउत कहते हैं विधायक ईडी के डर से भागे हैं। आदित्य ठाकरे कहते हैं विधायक पैसों के लालच में प्राइस टैग लगाकर गए। शरद पवार कहते हैं कि शिवसेना में बगावत के पीछे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। खुद एकनाथ शिंदे बागी विधायकों को समझाते हुए कहते हैं कि डरो मत, हम सबके पीछे एक सुपर पावर है। लेकिन शिंदे कहते हैं कि बीजेपी से संपर्क नहीं किया। बीजेपी खुद कहती है कि सारी भागम भाग की वजह खुद शिवसेना के घर की लड़ाई है। इसके बाद बीजेपी के सारे नेता महाराष्ट्र के इस महासंग्राम पर चुप्पी साध लेते हैं। जो महाराष्ट्र की हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बीजेपी के उन्हीं नेताओं ने एकदम मुंह सील लिया है। अब असल में बगावत का नतीजा कल या फिर कुछ दिन में निकल सकता है क्या? फिलहाल गुरुवार तक तो शिवसेना अपने बागी विधायकों के लिए कहती थी घर आजा परदेसी, तेरा प्रदेश बुलाए रे। आज उसी शिवसेना ने कहना शुरू कर दिया, आज देखे जरा किसमें कितना है दम। महाराष्ट्र के महासंकट में सवाल नंबर 1 है, कौन है वो महाशक्ति जिसके भरोसे एकनाथ शिंदे शिवसेना के 2/3 बागी विधायकों को भरोसा देते हैं? ते नेशनल पार्टी है, ते महाशक्ति है। महाराष्ट्र के महासंकट में सवाल नंबर 2 है, कौन है वो शक्ति जिसने मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे के मजबूर होने के बाद भी बागी विधायकों को सीधी चुनौती देने की ताकत दे दी है? लड़ाई शुरू के लिए तैयार हो गया। आप आइए। सारे रास्ते बंद हो गए थे। आप सारे रास्ते बंद। मुंबई से गुवाहाटी तक इस सबसे बड़ी सियासी दस्तक में आपको इन्हीं 2 सवालों को समझना जरूरी है। आखिर कौन है वो जिसके दम पर विधायक घटने के बाद भी सत्ता से हटने के लिए उद्धव तैयार नहीं? कौन है वो जिसके दम पर महाराष्ट्र से बगावत करके एकनाथ शिंदे प्राइवेट जेट की उड़ानों की रेल लगा चुके हैं, विधायकों के साथ गुवाहाटी तक पहुंच चुके हैं? एक एक करके इसे आज आप समझेंगे। 20 जून की रात बगावत होती है। 21 जून को शिवसेना की तरफ से बगावत रोकने का भरोसा दिया जाता है। 22 जून को बागियों को मनाने की मनुहार होती है। 23 जून को आगे की लड़ाई की मंत्रणा की जाती है और 24 जून को बागियों के खिलाफ आर या पार। 5 दिन के भीतर शिवसेना फिर से आमने सामने की लड़ाई का झंडा बुलंद कर चुकी है। आखिर किसके दम पर? जिसकी पार्टी के 2/3 विधायक पार्टी की कक्षा से बाहर प्रक्षेपित हो चुके हैं, वो संजय राउत 5वें दिन एक बैठक के बाद बहुत आराम से चहलकदमी करते आते दिखते हैं। राउत आगे पहुंचे, मीडिया के सवाल और माइक पास बढ़े। राउत का यहाँ स्टाइल देखिए, हाथ से इशारा करते हैं, थांबा। चेहरे पर मुस्कान बिखेरे हैं, आंख मार कर नया इशारा। फिर कहते हैं आगे आओ बोलूंगा। जिनके अपने विधायकों से संपर्क टूट चुका है, वो आगे आकर सिर को एक तरफ झुकाते हैं, कहते हैं हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। 4 दिन में जिनके पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से विधायक घड़ी के बढ़ते कांटे की तरह आगे चलकर गुवाहाटी पहुंच गए। आखिर उस शिवसेना ने सदन, सड़क और अदालत 3 जगह शिंदे गुट की बगावत का सामना करने के लिए किसके दम पर कमर कसी है? बात ये नहीं है कि एकनाथ शिंदे कहाँ है, क्या करे, उनको मुंबई में तो आना ही पड़ेगा ना। जब तक वो मुंबई में नहीं आते
जब तक जहां से वो चुन कर गए हैं महाराष्ट्र से, उनके साथ जो विधायक है वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य है, उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहां दर दर की ठोकरें खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। पहले सूरत में गए, सूरत से गुवाहाटी में गए, अब मैं सुन रहा हूँ गुवाहाटी से गोवा में जा रहे हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? 21 जून की सुबह से 23 जून की रात तक जो शिवसेना अपने बागी विधायकों से कह रही थी कि लौट आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, वो 24 जून को आखिर किस ताकत के टॉनिक को पीकर कहने लगी, अब तुम्हें चैलेंज है, लौट कर दिखाओ। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। शिवसेना के पास अभी उसके 55 विधायकों में से कुल 16 ही बाकी हैं और 16 जो बागी विधायक हैं उन पर वो कार्रवाई चाहती है। 23 ऐसे विधायक हैं जिनके साथ शिवसेना को ये संभावना लग रही है, ये गुंजाइश लग रही है कि हो सकता है वो लौटकर आ जाएं। अब शिवसेना के तेवरों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। कुछ शब्दों पर गौर करिए। शिवसेना की तरफ से अब अल्टीमेटम, चैलेंज, आइए देखते हैं, आकर देखें, आओ तो सही, मुंबई पहुंचे तो देखें, ये वो शब्द है जो 24 घंटे पहले तक शिवसेना के किसी भी नेता की जुबान से निकल नहीं रही थी, लेकिन अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये 23 जून का गुवाहाटी का वीडियो है। इसमें मुंबई से शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर शिंदे कैंप पहुंचते हैं। सफेद शर्ट, लाइट ब्लू जीन्स वाले विधायक मंगेश 23 जून को बागी बनते हैं। चौबीस जून की दोपहर कुर्ला के बागी विधायक के खिलाफ शिवसैनिक विरोध करते हैं। शिवसैनिकों ने यहां गुवाहाटी गए अपने ही विधायक की बगावत के बदले उनका नाम उखाड़ना शुरू कर दिया। फोटो को मिटाना शुरू कर दिया। पोस्टर पर विधायक मंगेश के गद्दार लिखकर शिवसैनिकों ने सैकड़ों की तादाद में मोर्चा निकाला। सवाल उठता है, क्या बागियों को शिवसेना के विरोध की यही ताकत दिखाकर उद्धव अपनी पार्टी और कुर्सी बचाना चाहते हैं, या सिर्फ जाती हुई कुर्सी से पहले शिवसेना अपनी आखिरी ताकत दिखाना चाह रही है? महाराष्ट्र की जनता सड़क पर उतर गई है। आज 10 जगह पे जो विधायक चले गए, उनके घर पर, उनके कार्यालय के ऊपर बड़ी संख्या में लोगों ने मोर्चा निकाला है, आंदोलन किया है। ये तो एक स्टेप है, आगे आगे देखो क्या होता है। संजय राउत ने जो बात कही वो दिखी भी। शिंदे गुवाहाटी में विधायकों को कह रहे हैं, झुकने का नहीं, डरने का नहीं। इधर उन्हीं शिंदे के पोस्टर पर कालिक फेंक कर नासिक में शिवसैनिक विरोध करते हैं। शिंदे को हिंदुत्ववादी शिवसेना का नेता बताने वाला यहाँ पोस्टर लगा। शिवसैनिकों ने इस पर अंडा और कालिक पोत दी। क्या यही शिवसेना मार्का पॉलिटिक्स है, जिसके सहारे क्या बगावत ठंडी करने की कोशिश हो रही, या फिर कहें कि नंबर अब सत्ता बचाने के हैं नहीं, तो पार्टी अपनी ताकत दिखाकर फेस सेविंग कर रही? देखो, सरकार बचेगी जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आ जाएंगे, तब नजारा आप देख लीजिए। सरकार तब बचेगी जब नंबर होंगे। वो नंबर अभी शिवसेना से दूर हैं। जैसे शुक्रवार को ही मुंबई से गुवाहाटी शिंदे कैंप के पास शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे बागी होकर पहुंचते हैं। शुक्रवार शाम तक बागी विधायक के पोस्टर और होर्डिंग पर शिवसैनिक तोड़फोड़ शुरू करते हैं। बागी विधायक के कार्यालय पर जाकर शिवसैनिक पोस्टर पर कालिख लगाते हैं। ये विरोध अचानक 24 जून को तेज हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये आखिरी कोशिश शिवसेना की है, ताकि जो सबसे बड़ी बगावत इतिहास की शिवसेना के भीतर हुई है, उसमें पार्टी कम से कम ये दिखा सके कि पार्टी अभी उनकी खत्म नहीं हो रही? मैं मानता हूं
सभी विधायक चले गए। जाने दो, कागज पे विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। 2 बार बगावत हुई है, नारायण राणे ने बगावत की, छगन भुजबल ने बगावत की, उनके साथ भी विधायक चले गए, लेकिन चुनाव में उसमें से एक भी विधायक वापस चुनकर नहीं आया महाराष्ट्र में। उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। 5 दिन की शिवसेना की राजनीति को देखें तो कुछ सवाल और उसके बदले में जवाबों से अर्थ समझ लीजिए। पहले शिवसेना कहती रही कि एकनाथ शिंदे के पास सिर्फ 16-17 विधायक ही हैं। अब शिवसेना के पास ही 16 विधायक बचे हैं। पहले शिवसेना कहती रही कि जो लोग गए उनसे संपर्क जारी है, 20 विधायक लौटेंगे। 5 दिन के भीतर गुवाहाटी से सिर्फ 2 विधायक ही शिंदे कैंप से लौटकर मुंबई पहुंच पाए। पहले उद्धव ठाकरे ने कहा कि चाहो तो इस्तीफा ले लो, फिर सीएम आवास छोड़ा। अगले दिन संजय राउत ने कहा उद्धव वापस सीएम आवास लौटेंगे, और 5वें दिन ठाकरे परिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहना पड़ता है कि सत्ता आती जाती रहती है। परवा मी बोललो आणि मी वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो. काही जणांचे मला फोन आले, आजही येत आहेत की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं. म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली. म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला, पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी. कदापि जिद्द नाही सोडणार. आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच त्या सोडायचा मोह हा असू नये का? आणि सत्तेचं पण तुम्हाला सांगतो मी, आता आपली सत्ता आहे, आकडे आहेत ते तर राहणार, आणि आकडे विधिमंडळात जसं राऊत साहेबांनी सांगितलं असतात नसतात, सत्ता येत असते जात असते, हे सगळ्यांबरोबर होत असतं. उद्धव साहेब बोलले काही सांगू नका कोणाला, जे लोकांना वाटेल ते लोक करतील, कारण लोकांच्या भावना आपल्या सोबत आहेत. आपण चांगलं केलं, कोणाचं वाईट केलं नाहीये, हे लक्षात ठेवून पुढे जा. बगावत के दूसरे दिन फेसबुक के जरिए उद्धव संदेश दे रहे थे। उद्धव के संदेश के बाद विधायक लौटने की बजाय और ज्यादा चले गए। इसके बाद शुक्रवार को पार्टी के जिला प्रमुखों के साथ ठाकरे परिवार ने बैठक की। क्या ये पार्टी को आखिरी बार शिंदे की बगावत के सामने खड़ा करने की कोशिश है? पार्टी बरकरार रखने की कोशिश में और इसके साथ ही काडर में जोश भरे रखने के लिए शिवसेना में लगातार मैराथन बैठकें चल रही हैं। आदित्य ठाकरे ने अभी महाराष्ट्र के नगर सेवकों के साथ एक बैठक की है, उसमें कई अहम बातें उन्होंने अपनी तरफ से की हैं। तो एक तरह से जो जोश की बात वो लगातार कर रहे हैं, लड़ाई को जिंदा रखने की बात कर रहे हैं, वो यहां पर भी दोहराई गई है। और साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से उन तमाम बलिदान का भी जिक्र किया गया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीमार होने के बाद भी सीएम काम करते रहे, जांच एजेंसियों से हमें डराया गया। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि जिनके खून में शिवसेना है वही हमें चाहिए, हम मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। आदित्य ठाकरे की तरफ से ये सारी बातें कही गई हैं महाराष्ट्र के नगर सेवकों के साथ की गई एक बैठक में। इस समय पंकज उपाध्याय मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, हालांकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी भी हुई हैं, पार्टी बची रहेगी तो सरकार भी बची रहेगी, लेकिन आज शिवसेना की जो कोशिशें दिख रही हैं वो सरकार बचाने की दिशा में ज्यादा या पार्टी बचाने की दिशा में ज्यादा? श्वेता, मुझे लगता है सत्ता का सवाल तो बाद में आएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर पार्टी बचानी है और इसी कारणवश यहाँ पर पूरा संघर्ष हो रहा है, जद्दोजहद हो रही है। आज दिन भर से जो मीटिंग का सिलसिला है वो अभी तक चल रहा है। कुछ देर पहले तमाम कॉर्पोरेटर्स के साथ, नगर सेवकों के साथ आदित्य ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद साधा और कहा कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जिन पे प्राइस टैग लगा हुआ है, हमें ऐसे लोग चाहिए जो प्राइसलेस हैं, जो शिवसेना के लिए संघर्ष कर सकें, उनके लिए काम कर सकें। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही, आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो जहां जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं एमवीए अलायंस को आपने प्रिजर्व करके रखना है क्योंकि ये एक बहुत ही इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट है कंट्री के लिए। आज के दिन भी अगर आदित्य ठाकरे ऐसी बात कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि एमवीए की तरफ, कांग्रेस एनसीपी के अलायंस की तरफ शिवसेना का झुकाव अभी बरकरार है। यानी नॉर्थ महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में तमाम जो शिवसेना के एमएलए थे जो अपनी बात कह रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर उन्हें मुश्किलात हो रही है, उन्हें अब भी दरकिनार किया जा रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है ये तो उद्धव ठाकरे ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये 2 मुख्य पॉइंट हैं जो आदित्य ठाकरे बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं होता, कुछ उसी तरीके से जैसे बिना सूर्य के रोशनी नहीं होती और बिना बिजली के करंट नहीं होता। तो राजनीति में भी जो कुछ होता है उसके पीछे कुछ न कुछ जरूर होता है। अब
महाविकास अघाड़ी की जो पार्टियां हैं, चाहे शिवसेना हो गई, कांग्रेस हो गई, एनसीपी, सबका ये कहना है कि अभी जो कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में उसके पीछे बीजेपी है। लेकिन वो बीजेपी जो अभी तक महाराष्ट्र के मुद्दों पर खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी, इस मुद्दे पर पूरी तरीके से साइलेंट मोड पर है। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, 20 जून को महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर बगावत की रात ये चेहरा सबसे ज्यादा मुस्कुराते हुए दिखा। ये कहते सुना गया, देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। फिर क्यों अब महाराष्ट्र में जारी सत्ता के संघर्ष में अचानक बीजेपी नेताओं ने पत्ते खोलने वाले गेट बंद कर लिए हैं? आशीष सर क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा बीजेपी का? अब तो पूरी तरीके से जो है पलड़ा भारी है। क्या ये चुप्पी महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की सत्ता का नया तूफान आने से पहले की है? वरना 20 जून को जिस रात शिंदे की बगावत मुंबई से सूरत पहुंच गई, तब देवेंद्र फडणवीस राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में विरोधियों के वोट के दम पर जीत हासिल करके महाराष्ट्र में परिवर्तन की बात कर रहे थे। बड़े पैमाने पर हमको वोट मिले, राज्यसभा में हमने वोट तोड़े थे, 123 वोट पाए थे, अभी 134 वोट ये बीजेपी को मिले हैं। ये परिवर्तन की शुरुआत है और जब तक एक जनताभिमुख सरकार महाराष्ट्र में नहीं आएगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस बयान के बाद परिवर्तन की चिंगारी तो बगावत की माचिस से महाराष्ट्र में फूटी, लेकिन सत्ता की मशाल किसके हाथ जलेगी ये तय नहीं अभी। बीजेपी के खेमे में देवेंद्र फडणवीस के घर पर लगातार 3 दिन से बैठकों का दौर जारी है। जब सवाल बीजेपी नेताओं से पूछिए शिवसेना की बगावत पर, तो नेताओं ने फिलहाल शायद दिल में उम्मीद सरकार बनाने की रखी है, पर जुबान पर कोई शब्द नहीं लाते। देवेंद्र सर दिल्ली में आज मीटिंग करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? आशीष सर क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा बीजेपी का? अब तो पूरी लगातार होती बैठक में फडणवीस के घर नेता पहुंचते रहते हैं, मीडिया के सामने महाराष्ट्र की उठापटक पर शांत रहते हैं। बीजेपी के नेता गिरीश महाजन कुछ नहीं बोलते। रत्नाकर गट्टे के आगे जब यही सवाल आज तक पूछता है कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है, ये भी ज्यादा कुछ नहीं कहते। स्ट्रैटेजी करने वाले कर रहे हैं भाई, हम क्या स्ट्रैटेजी करेंगे? हम तो अपना ऐसे कुछ खास प्लानिंग जो वरिष्ठ कर रहे हैं, सब वरिष्ठ सब लोग हैं वो कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। बीजेपी भी अपने एमएलए के साथ हर रोज यहाँ पर मीटिंग कर रही है, जहाँ पर हम खड़े हैं मुंबई के मलाबार हिल में सागर बंगलो, जो देवेंद्र फडणवीस लीडर ऑफ ओपोजिशन के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, सागर बंगलो में लगातार एमएलए के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज भी एक मीटिंग हुई जिसमें जो 16 एमएलए हैं जिनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए शिवसेना ने डिप्यूटी स्पीकर के पास अर्जी दी थी, उसके बारे में चर्चा हुई। मगर जब इस पूरे मुद्दे पर एमएलए से और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साधने का ही निर्णय लिया। चुप्पी की वजह क्या है? बीजेपी एक बार 2019 के दिसंबर महीने में ही जल्दबाजी में शपथ लेकर भी सरकार नहीं बना पाई थी, किरकिरी हुई थी। तब शरद पवार के विधायकों के टूटने की खबर थी। इस बार शिवसेना में बगावत हुई, जहां राउत इसके पीछे बीजेपी को जिम्मेदार कहते हैं। तो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है, ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। आप अपने आप को अगर शेर कहते हो तो ये शेर की इज्जत नहीं है। एकनाथ शिंदे तो कह चुके हैं कि बीजेपी उनके पीछे नहीं, तो फिर कौन किसके पीछे है? सर्व आमदार एक मतानं आमचे सर्व अधिकार जो निर्णय याचा आहे। तब गौर करने वाला एक वीडियो देखना जरूरी है। गुरुवार को जब गुवाहाटी के होटल में बागी विधायकों का वीडियो बनता है, इस वीडियो के जरिए जब शक्ति प्रदर्शन करके अपनी ताकत शिंदे मुंबई में शिवसेना को दिखाना चाहते हैं, तब इन्हीं बागी विधायकों को एकजुट रहने की अपील करने के दौरान शिंदे ने एक बात कही। एक महाशक्ति अपने पीछे होने का बयान शिंदे देते हैं।
शिंदे यहाँ पर बीजेपी का नाम नहीं लेते, लेकिन लक्षण वो सारे ऐसे ही बताते हैं। जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, हे आपलाच आहे, हे आपलाच आहे. मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही. तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे. तुमच्या मागे आमची पुरी शक्ती आहे. कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल. महाराष्ट्र से ही सांसद चुने गए और केंद्र में मंत्री पीयूष गोयल से सवाल आज तक ने पूछा है कि आखिर महाराष्ट्र में क्या सब कुछ बीजेपी अभी करा रही है। ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, क्या करवा रहे हो आप? हमें तो पता नहीं, मैं तो आपके यहाँ पे बैठा हूँ अभी। इसके पहले हमारे नए राष्ट्रपति जी के नामांकन के लिए गया था। मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो उन्हीं के जो गठबंधन था, वो जो जरा भी नैतिक गठबंधन नहीं था, टोटली अनएथिकल अलायंस। यही बात एकनाथ शिंदे और उनके साथ के बागी विधायक भी बोलते हैं कि शरद पवार और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके शिवसेना ने अपनी जड़ें कमजोर कर दी। तो क्या भूकंप इसी वजह से महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर आया? Very often when there's an earthquake, I think the earthquake was bound to happen. It's probably divine that something which is beyond any of our control what is happening, and earthquakes will happen, will come and go. Nobody needs to actually do anything to make that earthquake happen. And what we are seeing there is just something which was expected to happen. Frankly, the fact that they ran for 2.5 months itself is it reflects the ability of power to be a glue and keep them together for 2.5 years. It was an unholy alliance, and I think they're just seeing the result of the public sentiment. In fact, many MPs, in Parliament would come to us from that party and say, literally bang their head and say, we don't know how we'll ever get re-elected in 2024 because we won the last election keeping Mr. Modi's photo in our every poster. In which he was asked the question. ये आखिरी बात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बहुत अहम है, जिसके मुताबिक शिवसेना के बागी नेता मानते हैं कि 2019 में वो बीजेपी और मोदी के चेहरे पर जीते, तो क्या आगे भी शिंदे और बीजेपी मिलने वाले हैं? पारस दामा, मुंबई आज तक। गुवाहाटी शहर का ये 5 सितारा होटल जहां पर शिवसेना के बागी विधायक मौजूद हैं, निर्दलीय विधायक यहां पर मौजूद हैं और उनकी जो आवभगत होती है उससे विपक्ष उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जितना कुछ कर सकता है, यहां पर जिस हद तक पहुंच सकता है वहां तक पहुंचकर करता है। लेकिन ये भी समझिए कि ये वही राज्य है जिसके 32 जिले इस समय बाढ़ग्रस्त हैं, जहां के लोग छटपटा रहे हैं बाढ़ से और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से। और ये भी एक मुद्दा बन रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है और असम के मुख्यमंत्री तंज कस रहे हैं। उत्तर प्रदेश का अयोध्या, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के मुख्यमंत्री पार्टी अध्यक्ष के साथ पूजा करते हैं। सरयू नदी की पूजा करते ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिनकी भक्ति को आप ध्यान से देखिए। ये तस्वीर दिखाने का मकसद आप समझें, उससे पहले गुवाहाटी चलिए, जिसका एक 5 सितारा होटल आजकल चर्चा में है। इसी आलीशान होटल से बाहर निकलते ही असम के मुख्यमंत्री हैं, जो बुधवार सुबह 5:30 बजे इस होटल से बाहर निकलते देखे जाते हैं। आरोप है कि इसी होटल में रहने वाले महाराष्ट्र के बागी विधायकों की
मेहमान नवाजी करने में असम के मुख्यमंत्री इतने रमे हैं कि बाढ़ में फंसी जनता का मुद्दा पीछे खिसक गया। लेकिन पूर्वोत्तर के अमित शाह कहे जाने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा लोग क्या कहेंगे की चिंता से कोसों दूर हैं और सवाल उठाने वालों पर ही तंज कसते हुए कहते हैं, मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए असम में। आप उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी वेकेशन में आइए असम में। विपक्ष का आरोप है कि जिस राज्य में 30 से ज्यादा जिले भयानक बाढ़ की चपेट में हो, जिस राज्य के 55 लाख लोगों की जिंदगी को बाढ़ के पानी ने तबाह कर दिया हो, जहां बाढ़ असम के 3.25 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर चुकी हो, तब क्यों उस राज्य के मुख्यमंत्री शिवसेना के बागी विधायकों की अगवानी में जुटे हुए हैं? जब इस बारे में हेमंता बिस्वा शर्मा से पूछा जाता है तो वो यहाँ ये तर्क गढ़ते हैं। आप देख रहे हैं, आरोप यही आप पे लग रहा है कि आप लोगों ने असम में शिवसेना के बागी एमएलएस को छुपाया हुआ है। आप देखिए, कोई अगर एमएलए भारत का कोई भी स्टेट में जाके रहना चाहते हैं कि मैं यहाँ 10 दिन रुकूंगा या मैं 15 दिन रुकूंगा, तो मना कौन करेगा? तो हमारे लिए तो अच्छा है कि महाराष्ट्र में आप गुवाहाटी में आ रहा है, गुवाहाटी का होटल में है, गुवाहाटी का जो एक बढ़िया लैंडस्केप है उसका आप एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो बाकी एमएलएस का, सारा कंट्री का एमएलएस को बुलाऊंगा कि गुवाहाटी आइए। कुछ पत्र भी लिखे गए हैं कांग्रेस के जो विंग है असम के, उनकी तरफ से कि इन एमएलएस को अब यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि असम की स्थिति खराब है। ये कि कांग्रेस का यही आर्गुमेंट है कि गुवाहाटी का सारा होटल अभी मैं बंद कर दूं, कि गुवाहाटी का सारे जो होटल में जितना भी मेहमान है मैं उनको बोल दूं कि अभी असम में फ्लड है, आप लोग अपना अपना स्टेट में चला जाइए। ये क्या है, कांग्रेस का दिमाग क्या हो गया है? तो बाढ़ का मतलब ये थोड़े है कि असम में मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, होटल बंद कर दूंगा, दुकानें बंद कर दूंगा। ये क्या असंभव आर्गुमेंट बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहे जो कहें, हकीकत ये कि असम के 32 जिलों की 54 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। मई की बात से बाढ़ 100 से ज्यादा लोगों की जान असम में ले चुकी है। राज्य के 3 लाख से ज्यादा लोग खाना, साफ पानी और दवाई की समस्या से जूझ रहे हैं और 10,869 हेक्टेयर खेती की जमीन पर फसल चौपट हुई। कुल मिलाकर लाखों लोग असम में भारी मुसीबत में हैं। हाईवे पे कैंप लगा दिया है, पशु सब कैंप में ही है। अगर ऐसे बारिश और मतलब नहीं रुकेंगे तो हालत पता नहीं क्या होगा, ये ऊपर वाला ही जाने। अब हम लोग तो अभी सड़क में है, अभी गांव में तो बहुत पानी है। अभी 5-6 दिन हो गया, गांव में बहुत परिस्थिति बहुत गंभीर है। अभी देख रहे हैं पानी जिस तरह से बढ़ रहा है, आज कम से कम 7 दिन हो गया है, अभी तक राशन भी नहीं मिला है सरकार की तरफ से। कोई भी ऐसा नहीं आया कि क्या हो रहा है गांव में, क्या चल रहा है, खाया यहाँ पिया, छोटा छोटा बच्चा भी है, बहुत परेशान है। में तो पूरा हवा आप देख रहे हैं अभी कितना खराब चल रहा है। हवा में इतना पानी है और गांव में कितना होगा। भारतीय वायुसेना लगातार बाढ़ प्रभावित इलाके में खाने के पैकेट, पानी की बोतल समेत जरूरी सामान बांट रही है। खुद मुख्यमंत्री भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हैं। ये पानी में डूबे हुए सिलचर की तस्वीरें हैं। वहीं असम के नलबाड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री रिलीफ कैंप जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी कर चुके हैं। लेकिन सवाल मुख्यमंत्री की दलील और हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों से खराब होती राज्य की इमेज का है, जिसे विपक्ष के मुताबिक मुख्यमंत्री ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु बना दिया है। असम के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, आप पूछ लीजिए असम के मीडिया के दोस्तों से। कल एक चैनल में मजाक बना रखा है, कहते हैं कि बाहर से लोग आएंगे, होटल, असम के होटल में रहेंगे तो असम को रेवेन्यू मिलेगा, असम को पैसा मिलेगा, वो इस पैसे के द्वारा बाढ़ के लोगों को मदद कर पाएंगे। मजाक बना के रखा है। असम में हमारा फोर्स ही लगभग 50,000 है, तो एक होटल को अगर कोई पुलिस भी होता है, कितना होता है, 20 या 25। कल अगर मैं होटल बंद कर देता हूँ, मेहमान को भेज देता हूँ, तो उसका भी तो प्रॉब्लम मेरा ऊपर ही आ जाएगा कि सर आपने होटल बंद किया, अभी हमको खिलाइए। तब तो मैं बाढ़ के लिए जो पैसा है उसी से उनको खिलाना पड़ेगा।
देखिए, आसाम को भी एमएलए खरीदने का, बिक्री करने का मैदान नहीं है। आसाम का सीएम का जिम्मेदारी है, वो भी आसाम का 50 लाख आदमी बाढ़ का नीचे है। इस समय आसाम का गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि जो लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं उन लोग का साथ देके उन लोग को रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन देना चाहिए। लेकिन पूरा गवर्नमेंट वो भी एमएलए खरीदने में, एमएलए बिकने में, ये बाजार में घुस गया है। सवाल राजनीतिक मर्यादा का है, जिसके केंद्र में राजनीतिक मिशन से ज्यादा जनता की पीड़ा होनी चाहिए। लेकिन विवादों में रहने के आदी हेमंता बिस्वा शर्मा चाहते हैं कि बाकी राज्यों के विधायक भी उनके यहाँ आएं और ठहर जाएं। ইয়াতো আমাৰ গুৱাহাটীত ভাল ভাল হোটেল আছে, ৰেডিশ্যন আছে, তাজ আছে। গতিকে গুৱাহাটীত সকলো আহিব লাগে যাতে গুৱাহাটীত ব্যৱসায় বাঢ়ে। আৰু এজন মানুহ হোটেলত থকা মানে আমি ইয়াত GST পাম, আমাৰ উপাৰ্জন হ'ব। গতিকে সকলো ৰাজ্যৰ, দেশৰ, বিদেশৰো পলিটিকেল এপিক চেণ্টাৰ যদি গুৱাহাটীত হয় মই ভাল পাওঁ। খালি মোৰ হোটেল কেইখন বুক থাকিব লাগে। चुनाव के वक्त पार्टियां जनता को भगवान बताती हैं, उनके दुख सुख के साथ खड़े होने के बड़े दावे करती हैं। जनता की इच्छा को देखते हुए हर वो काम करती हैं जिससे सत्ता को पाने वाली जीत मिल सके। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद जनता आपदा में जब फंसती है तो उसी आपदा में सत्ता पाने का अवसर देखा जाने लगता है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि किस तरीके से गुवाहाटी जो है वो होटल पॉलिटिक्स के बिल्कुल केंद्र में बनी हुई है और महाराष्ट्र की राजनीति भी इस समय टकटकी लगाए गुवाहाटी की ओर देख रही है। ये सारे विधायक लगभग 40 से ज्यादा जिन्हें एकनाथ शिंदे लेकर यहां पर इस समय विराजमान है, वो सब पहले सूरत में भी थे उनमें से कई, और उसके बाद चार्टर्ड प्लेन के जरिए वो सब गुवाहाटी लाए गए। सवाल ये उठता होगा आपके भी मन में कि गुवाहाटी ही क्यों? आइए बताते हैं। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला? भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? पूर्वोत्तर के चाणक्य कहे जाने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा का विवादों से चोली दामन का साथ है। उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी के कई मंत्री प्रचार करने गए थे। सबसे ज्यादा सुर्खियों में असम के मुख्यमंत्री ही रहे थे। मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फुटाया तो फुटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूँ क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? इसी तरह हेमंता बिस्वा शर्मा पिछले महीने कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि मदरसा शब्द विलुप्त हो जाए। प्रवासी मुसलमानों को जनसंख्या की नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अगर इनकी आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तो कामाख्या देवी की जमीन पर अतिक्रमण हो जाएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ कड़े और विवादित बयानों के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि वो अफसरों को सरेआम डांटते हुए भी सुर्खियां बटोरते हैं। जैसे नागौन में ट्रैफिक जाम होने पर असम के मुख्यमंत्री का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों का कष्ट हो रहा है। अब सवाल ये कितने विवादित नेता को उद्धव ठाकरे की सरकार हिलाने वाले नेता और विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों दी गई? ये समझने के लिए आपको पहले उत्तर पूर्व में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता की राजनीति को समझना होगा, जिसमें वो काफी माहिर है। बात साल 2011 की है, जब हेमंता बिस्वा शर्मा ने तरुण गोगोई सरकार बनवाने में काफी अहम भूमिका निभाई, लेकिन सरकार में बहुत ज्यादा तवज्जो न मिलने के कारण पार्टी छोड़ दी। 2015 में शर्मा बीजेपी का दामन थामकर भगवा सियासत में पूरी तरह रम गए। I am an extremist in protecting Indian culture and Assamese culture in this land. असम में पहली बार बीजेपी की बहुमत की सरकार बनवाने में हेमंता बिस्वा शर्मा का लोहा सबने माना। उस वक्त पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया, लेकिन हेमंता को नजरअंदाज नहीं किया गया। जिस दिन सोनोवाल ने सीएम पद की शपथ ली, उसी दिन बीजेपी ने उन्हें नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का संयोजक बना दिया। इसके बाद से हेमंता भाजपा के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े पर सवार होकर पूर्वोत्तर विजय की कामना पर निकल पड़े। एक के बाद एक राज्य पर भाजपा का राज कायम करते चले गए। इस दौरान हेमंत ने अपनी छवि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर स्थापित की और जोड़ तोड़ में माहिर शर्मा को बीजेपी ने दूसरी जीत के बाद असम सौंप दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा को पूर्वोत्तर का चाणक्य क्यों कहा जाता है, उसे मणिपुर के उदाहरण से भी समझिए। 2017 में
60 सदस्यों की मणिपुर विधानसभा में भाजपा को 21 सीट ही मिली थी, लेकिन हेमंत ने पहले से ही छोटी पार्टियों से संपर्क करके वहां बीजेपी की सरकार बनवा दी। 2022 में तो बीजेपी ने वहां पर अकेले दम सरकार बना ली। इस बार भाजपा को मणिपुर में 32 सीटें मिली। इसके लिए भी हेमंत ने खूब पसीना बहाया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने नॉर्थ ईस्ट को बीजेपी के सबसे महफूज किले में तब्दील कर दिया। इसीलिए पार्टी ने गुवाहाटी को ऑपरेशन लोटस के लिए चुना, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के राज्य में भी ऐसी ही जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन वहां पर शरद पवार ने अपने विधायकों का रेस्क्यू करके सरकार तब बचा ली थी। अभी नॉर्थ ईस्ट में हेमंत बिस्वा शर्मा के होल्ड को देखते हुए पवार के लिए ये दोहरा पाना काफी टेढ़ी खीर होगा। ऐसा क्यों है, अब इसे मैप से समझिए। असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से मिलती है। सिर्फ पश्चिम बंगाल छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी या फिर उसके सहयोगी दलों की सरकार है। इसीलिए गुवाहाटी से शिवसेना के बागी विधायकों को सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह देश में कोई और नहीं लगी। दावा है कि हरियाणा की खट्टर सरकार पहले एनसीपी और फिर सचिन पायलट समर्थक विधायकों के जरिए सत्ता परिवर्तन करवाने में नाकाम रही, जिसे देखते हुए बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत गढ़ पर दांव लगाया। इस काम में फिलहाल हेमंत बिस्वा शर्मा कामयाब होते दिख रहे हैं, लेकिन राज्य में बाढ़ के बीच सत्ता की आपदा का मौका देखते हुए विवादों में घिरे हुए हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में जो सियासी संकट जारी है, उस पर हमने सुप्रिया सुले से भी बात की है। सुप्रिया सुले का ये कहना है कि चूंकि बाला साहब ठाकरे ने स्वयं उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी चुना था, इसीलिए संशय की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ सुप्रिया सुले है, जो कि बारामती निर्वाचन क्षेत्र के सांसद है। क्या कहेंगे, आपके व्यस्त कार्यकाल में से निकाल के आप भक्ति सागर में आए हो? मैं हर साल चलती हूँ, 2 बार 2 पालकियां महाराष्ट्र में चलती है, दोनों मेरे निर्वाचन क्षेत्र से चलती है। एक दिन यहाँ और कल दौंड से, मैं दोनों पालकियों में चलती हूँ। आज जो दर्शन हुए आपके ज्ञानेश्वर महाराज पालकी के, क्या मांगा? मैं भगवान को कुछ नहीं, मैं कौन मांगूंगी, वो खुद दे देते हैं जिसको चाहिए उतना। भगवान से मांगना मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं सिखाया। आज जो महाराष्ट्र में चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है वो किसी ही राजनीति के लिए या किसी के पार्टी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अगर जिस राज्य से तुम चुन के जाते हो वहां से भाग के अन्य राज्यों में आपको जाना पड़ रहा है, इसी से जेल। अगर मैं महाराष्ट्र से चुन के आई हूँ तो मैं क्यों गुवाहाटी जाऊँ? मैं इन लोग, अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो इस मिट्टी में आके बोलो, इस मिट्टी ने, उन लोगों ने तुमको चुन के दिया है, आसाम के लोगों ने चुन के नहीं दिया है तुम। और 5 स्टार में रह के बड़े बड़े फोटो ट्वीट किए जा रहे हैं, इसको राजनीति नहीं कहते। और ये भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो अधिकार हमको दिया है वो लोगों की सेवा करने के दिया है, आसाम के लिए नहीं दिया है। आपको कि ये जो बहुत ज्यादा दबाव तंत्र हो रहा है? देखो, दबाव तंत्र तो चलते रहेंगे, दबाव डालने वाला तो ठीक है, लेकिन जो उसके पीछे वो ना बोलने की भी हिम्मत चाहिए ना। एक के साथ एक 13 पहले थे, अब इतने विधायक उधर पहुंच गए हैं, तो क्या हो रहा है? और उद्धव जी ठाकरे का जान है या नहीं, या उद्धव जी ठाकरे का ही ये गेम प्लान है, ऐसी भी एक चर्चा हो रही है। वो मुझे, मैं इस पे मैं नहीं टिप्पणी कर सकती। मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि ये महाराष्ट्र के लिए और देश की राजनीति के लिए अगर सांसदों को जाके और राज्य में छुपना पड़ेगा, पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, पुलिस प्रोटेक्शन और दूसरे राज्य में भाग जाना, इसको क्या कहते हैं? भगोड़े है ये। एक तरफ जो पूरा पार्टी अपने हाथ में ले ली है, लेकिन दूसरी तरफ पूरा संगठन हथियाने की भी बात हो रही है, ऐसा संभव हो सकता है? मुझे नहीं पता भैया, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर 37 उनके साथ विधायक है, तो वो उनको वो लॉ नहीं लागू हो सकता है। लेकिन जो बात हो रही है कि शिवसेना अभी मेरी, तो ये संभव है क्या? 10 लाख के ऊपर उनके सभासद है, क्या उसमें से भी 2/3 उनके हो गए? वो मैं कैसे कह सकती हूँ? बाला साहेब ठाकरे जी ने उनका उत्तर अधिकारी माननीय उद्धव जी को दिया था, तो बाला साहेब की जो इच्छा थी वो उद्धव जी ही उनके उत्तराधिकारी है। ये इतिहास हम सबने देखा और यही सच्चाई है। आपकी दस्तक में आज के लिए इतना ही।